नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GDS to MTS के पेड बैच की क्लास नंबर 42 में। और हमारा वेबसाइट में थोड़ा सा पढ़ना बाकी था, जिसमें था हाउ टू अवेल सर्विसेज। इस टॉपिक को पढ़ना भी बाकी था। इसमें काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे दिए हुए हैं जहां से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी को पढ़ना शुरू करेंगे। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हमारा नियर टू कंप्लीट ही है दोस्तों, लेकिन फिर भी हमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं हम उनको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, हे गॉश, अच्छा, ये रहा। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हाउ टू ओपन अकाउंट को ओपन कैसे करवाया जाता है पोस्ट ऑफिस में। उसके लिए आपने क्या करना है, जो हमारा पोस्ट ऑफिस का अकाउंट ओपनिंग फार्म होता है, ठीक है, उसको फिल करना है। और साथ में आपको जो KYC का फार्म होता है उसको भी फिल करना है। KYC की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नो यूर कस्टमर, ठीक है। और साथ में आपने पैन कार्ड देना है और साथ में आधार कार्ड देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड या फिर मनरेगा का जॉब ID कार्ड, ठीक है, इन चीज़ों को भी आप दे सकते हैं। ठीक है, और जन्म तारीख के लिए अगर आप माइनर हैं तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, जैसे कि SSA के अकाउंट में लगता है। नहीं तो आप और कोई जन्म प्रूफ भी, जो आपकी जन्म तारीख का प्रूफ है, उसको भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक जॉइंट अकाउंट को खुलवाना चाहते हैं तो जितने भी लोग मिलकर उस अकाउंट को खुलवाना चाहते हैं सभी के KYC डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर कोई माइनर का अकाउंट खुलवाना चाहता है, जैसे कोई बच्चे खुलवाना चाहते हैं, उस केस में जो उनके गार्डियन है, माता पिता है या लीगल गार्डियन है, उनको भी अपने डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करवाने पड़ेंगे। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ने के बाद जो कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें, कि ये पॉइंट देखिए आप, कि कन्वर्जन ऑफ अ जॉइंट अकाउंट टू अ सिंगल अकाउंट और वाइसा वर्सा इज़ नॉट अलाउड। इसका क्या मतलब है कि आप सिंगल अकाउंट को जॉइंट अकाउंट में नहीं कन्वर्ट कर सकते और ना ही जॉइंट अकाउंट को सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों केस पॉसिबल नहीं है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और अगर आपने किसी माइनर का अकाउंट खुलवाया है, जब उनकी जो उम्र है 18 से प्लस हो जाती है, ठीक है, तो उनके लिए आपको एक नया अकाउंट ओपनिंग फार्म देना पड़ेगा, नया KYC डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, 18 साल के बाद। और अगर आप किसी भी स्कीम में 10 लाख से ज़्यादा रुपए जमा करवाते हैं, 10 लाख से जमा करवाते हैं, तो आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा कि आपके पास इतना जो पैसा है वो कहाँ से आया है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। ठीक है, और अगर आप VRS रिटायरमेंट ले लेते हैं, VRS आप समझते हैं, VRS बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, समय से पहले खुद ही रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर देते हैं और उनको रिटायरमेंट मिल जाती है और साथ में जितने भी फंड उनको मिलने होते हैं वो भी मिल जाते हैं। तो अगर कोई कस्टमर उसके बाद कोई पैसे जमा करवाने आता है SC SS में या ऐसे कोई प्रूफ में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उनसे VRS का प्रूफ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई NRI है, कोई ट्रस्ट है, कोई फर्म है, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कंपनी है, तो वो क्या है, हमारे पोस्ट ऑफिस में नेशनल सेविंग स्कीम में जो अकाउंट है ओपन नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ब्रांच पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, PPF का या SC SS का या MIS का या KVP का या NSC का, इनमें से कोई भी स्कीम का, तो आपको सिर्फ चेक ही देना पड़ेगा, कैश वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इससे आपको ये भी पता लगता है भी कौन कौन से अकाउंट्स को ब्रांच ऑफिस में खोला जा सकता है। शायद आप में से बहुत लोगों को ना पता हो, तो PPF के अकाउंट को भी ब्रांच ऑफिस में खोला जा सकता है, SC SS को भी, MIS को भी,
केवीपी को भी, एनएससी को भी। ठीक है, तो ये था कि अकाउंट को हम कैसे खुलवा सकते हैं। ठीक है, अभी दूसरा है, मैं थोड़ा जूम करके देख लूं। थोड़ा और करके देख लेते हैं। ठीक है जी, हाँ, दूसरा हमारे पास ये है कि हम ई बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ई बैंकिंग को या फिर मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो इसके संबंधित जो भी फॉर्म है आपको अपने पोस्ट ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद 48 घंटों के अंदर अंदर आपको एक एक्टिवेशन कोड आ जाएगा। फिर आपने इस URL पर जाके ebanking.indiapost.gov.in वहाँ पर न्यू यूज़र एक्टिवेशन का बटन होगा, वहाँ पर जाकर जो आपको एक्टिवेशन कोड मिला है उसको आपने भर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग है वो चल पड़ेगी। मैं आपको दिखाता भी हूँ, वेट कीजिएगा। देखिए ये वाला है पहला DOP इंटरनेट बैंकिंग। इसके अंदर ये रहा न्यू यूज़र एक्टिवेशन। यहाँ पर कस्टमर आईडी और अकाउंट डिटेल आप भरेंगे तो आपको वो खुल जाएगी। ठीक है, और इस ई बैंकिंग में, मोबाइल बैंकिंग में आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। आप इसमें RD का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, TD का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और उसके बाद आप RD के अकाउंट में, PPF के अकाउंट में, SSA के अकाउंट में या SCB के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप अपने RD अकाउंट पर लोन ले सकते हैं या फिर PPF के अकाउंट की विदड्रॉल भी ले सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने अपने RD के अकाउंट पर लोन लिया होगा उसको वापस अदा कर सकते हैं। ठीक है, PPF पर लोन PPF के लोन को वापस अदा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ट्रांजैक्शंस भी देख सकते हैं। जो भी अकाउंट्स आपके सेविंग स्कीम के साथ लिंक है उन सभी की ट्रांजैक्शन भी आप देख सकते हैं। अगर आपने कोई चेक लगाया हुआ है तो उस चेक की पेमेंट को रोक सकते हैं, और मिनी स्टेटमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। ये सभी फैसिलिटीज़ जो है आपको ई बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग पे मिल जाएंगी। ठीक है, और इनसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना है। अभी देखते हैं नॉमिनेशन। जब भी आप अकाउंट खुलवाते हैं तो उस समय जो नॉमिनेशन है वो मैंडेटरी है। नॉमिनेशन के बिना आप अकाउंट को खुलवा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है पहली बात तो। और दूसरी बात, आप 4 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं अपने अकाउंट में। ठीक है, और अगर आप किसी वजह से अपनी नॉमिनेशन को चेंज करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में आप फॉर्म फिल कर अपने पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर सकते हैं, और उसकी जो फीस रहेगी वो 50 रुपये रहेगी। ठीक है, प्लस GST। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, तो एक सर ਤੁਹਾਡਾ जियो ਦਾ नंबर है। सॉरी दोस्तों, वो कंपनी वाले रिचार्ज के लिए कॉल कर रहे हैं। अच्छा, नॉमिनेशन को चेंज करवाने के लिए दोस्तों 50 रुपये प्लस GST की फ़ीस लगती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर अकाउंट को ट्रांसफ़र करना हो तो हम अकाउंट को पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिनको हम बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पहली लाइन है कि अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन जो PPF का, सुकन्या समृद्धि का या फिर SC/SS का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ट्रांसफ़र अकाउंट है उसको आप बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अगर बैंक में है तो वहाँ से पोस्ट ऑफिस भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए ट्रांसफ़र करने के लिए जो फ़ीस है वो 100 रुपये लगेगी, और साथ में GST अलग से लगेगा। ठीक है, और बाद में आ जाता है मैच्योरिटी पेमेंट। अभी आपने मान लीजिए RD खुलवाई है या TD खुलवाया है या NSE KVP किसी भी स्कीम में आपने कैश जमा करवाया है,
तो अगर तो मैच्योरिटी के समय आपके कैश की जो वैल्यू है वो 20,000 तक है, जब 20,000 से कम है तो आपको कैश जो है हम बाई कैश ही दे देंगे, मतलब कि आपको रोकड़ा मिलेगा। रोकड़ा मिलेगा मतलब कि हाथ में पैसा मिलेगा, ठीक है, जिसको आप गिन सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैच्योरिटी अमाउंट 20,000 से ज़्यादा है तो उस केस में या तो पोस्ट ऑफिस आपको चेक देगा या फिर आपके जो सेविंग अकाउंट है उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक है। किसी भी अकाउंट को बंद करवाने के लिए अकाउंट क्लोजर फॉर्म, साथ में आपने अपनी पासबुक अपने जो भी जिस पोस्ट ऑफिस में आपने अकाउंट खुलवाया है वहाँ पर जाकर सबमिट करवानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद डेथ क्लेम केस की बात कर लेते हैं। डेथ क्लेम में पहले ही हम बात करते हैं, अगर किसी अकाउंट में नॉमिनेशन ऐड हुई है उस केस में क्या कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए होंगे। एक तो चाहिए होगा क्लेम फॉर्म। क्लेम फॉर्म आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जिनकी मृत्यु हुई है उनका डेथ सर्टिफिकेट, और जो पासबुक है जो कॉपी है उसको साथ में चाहिए। जो भी नॉमिनी है, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है उसके पिताजी की मृत्यु हो गई है ना, तो वो खुद नॉमिनी है उस अकाउंट का, तो वो अपना आईडी और एड्रेस प्रूफ लेकर जाएगा, और साथ में 2 विटनेस होने चाहिए, उनका आईडी और एड्रेस प्रूफ साथ में लगेगा। जी एक केस तैयार होगा, आप सबमिट करवाएंगे, उसके बाद उसका जो आपको अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लीगल एविडेंस है, जो दूसरा केस है, पहले को हम मिटा देते हैं ताकि पजल ना हो। लीगल एविडेंस का मतलब है कि आपके पिताजी ने जो आपकी वसीयत है वो आपके नाम पर कर दी है और उसके लिए आपके पास प्रूफ है। आपके पास प्रोबेट ऑफ विल हो सकता है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, या फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट भी हो सकता है। इस केस में आपने क्लेम कैसे लेना है, एक आपने क्लेम केस फॉर्म आपको चाहिए। दूसरा, जो भी लीगल एविडेंस आपके साथ है, जो कि 1, 2, 3 इन 3 में से कोई भी हो सकता है, उसकी ओरिजिनल या सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। जो मृत्यु जिनकी हुई है उनका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, साथ में पासबुक चाहिए। जो भी क्लेमेंट होगा, ठीक है, अगर आपके नाम पर है तो आपका आईडी और एड्रेस प्रूफ चाहिए, और साथ में 2 विटनेस चाहिए। तो ये एक केस तैयार हो जाता है। इसको पोस्ट ऑफिस में सबमिट करने के बाद आपको जो भी आपके उस अकाउंट में पैसे होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और तीसरा केस है, अगर उस अकाउंट में नॉमिनेशन है ही नहीं, विदाउट नॉमिनेशन, और ना ही आपके पास कोई लीगल एविडेंस है, ठीक है, और आप उस अकाउंट में जो रकम है वो 5 लाख या 5 लाख से कम है, उस केस में आपने कैसे क्लेम जो केस है उसको तैयार करना है। एक आपको क्लेम फॉर्म चाहिए होगा जिसको आप वेबसाइट से डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। जिनकी डेथ हुई है उनका डेथ सर्टिफिकेट, साथ में पासबुक, साथ में एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा फॉर्म 13 में, साथ में लेटर ऑफ डिस्क्लेमर फॉर्म 14 में, साथ में लेटर ऑफ इंडेमनिटी फॉर्म 15 में, ठीक है। साथ में आपको अपने आईडी और एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, और उसके साथ में 2 विटनेस जिनके आईडी और एड्रेस प्रूफ आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे। एक केस तैयार होगा, उस केस को आप पोस्ट ऑफिस में जमा करवाएंगे, जिसके बाद जो भी क्लेम की सैंक्शन होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें काफ़ी छोटी छोटी बातें थी जो पर्सनली मैंने बहुत बार देखा है कि क्वेश्चंस इनसे बनते हैं और हमें ये पता नहीं लगता ये आते कहाँ से है। जैसे कई बार पूछा गया है कि कितने नॉमिनीज जो होते हैं पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम में हम करवा सकते हैं, अकाउंट को ट्रांसफ़र करवाने की कितनी फ़ीस है, नॉमिनेशन को चेंज करवाने की कितनी फ़ीस है, आप ई बैंकिंग से कौन कौन सा काम कर सकते हैं, ठीक है, आप बीओ में कौन कौन सा अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी थी जो मुझे लगता था इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट है भी, ठीक है, और आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना भी है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ई पासबुक। ई पासबुक हमें नाम से ही पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक पासबुक है। चलिए इसको समझते हैं, काफ़ी आसान है। इसको पढ़ने के बाद आज की क्लास को हम ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, हम पोस्ट ऑफिस में जब अकाउंट खुलवाते हैं, बहुत तरह के पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलते हैं, चाहे वो सेविंग हो, चाहे आरडी हो, चाहे टीडी हो, चाहे एमआईएस हो, चाहे केवीपी हो, चाहे एनएससी हो, चाहे
और भी कोई हो, ठीक है, हमको एक मिलती है पासबुक कॉपी मिलती है, जिसमें हम जो भी ट्रांजैक्शन है जब करवाते हैं तो उसमें से हम ट्रांजैक्शन अपडेट अपनी कॉपी को अपडेट करवा कर अपने पास रखते हैं। लेकिन क्योंकि लाइफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, समय की बहुत किल्लत है हर किसी की ज़िंदगी में, अभी ज़माना ऑनलाइन हो चुका है, तो उसको देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने भी ई पासबुक की फैसिलिटी निकाली है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट को जनरेट कर सकते हैं और फुल स्टेटमेंट को भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए क्या, इसके लिए हमें चाहिए कि जो भी मोबाइल नंबर हमारे अकाउंट के साथ लिंक है वह चाहिए होगा। ठीक है, तो आप ई पासबुक के वेब पेज पर जाओगे, जो आप जहां पर क्लिक करोगे तो वहां पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि कस्टमर विल हैव टू सेलेक्ट अ स्कीम, आपको स्कीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप सेविंग की जानकारी लेना चाहते हैं, पीपीएफ की लेना चाहते हैं, एसएसए की, किसी की जिसकी भी लेना चाहते हैं। उसके बाद अकाउंट की डिटेल को आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, एक ओटीपी आपको पहले आएगा सबसे पहले, उसके बाद स्कीम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक ओटीपी और आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, बैलेंस चेक करना है, मिनी स्टेटमेंट जो भी जनरेट करनी है उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पर वो सभी चीज़ें शो हो जाएंगी। ठीक है, मिनी स्टेटमेंट जो अभी है वो सेविंग के लिए, पीपीएफ के लिए और एसएसए के लिए अभी जो है सक्सेसफुली जो रन है कर रही है। लेकिन पीओएसबी के लिए जो फुली स्टेटमेंट अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो वो स्कीम अभी फेस्ड मैनर में है, अभी वो अपडेट चीज़ें हो रही हैं उसके लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, क्रिस्प एंड शॉर्ट। जो वेबसाइट का जो लास्ट टॉपिक होगा, सिर्फ लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम वेबसाइट को छोड़ देंगे, उसके बाद सिर्फ आप इसको रिवीजन ही करना है, वो है एफ एंड क्यू ऑन बैंकिंग। इसमें काफ़ी चीज़ें मैं देखूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा वेबसाइट का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो अभी के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।